एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और मैं हूं आपकी सुनीता मैम। और आज के अपने क्लास का टॉपिक है अभी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बोर्स मॉडल या बोर्स थ्योरी, या इसे आप बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोर्स मॉडल मतलब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो बोर्स मॉडल होगा। बोर्स ने क्या क्या कहा अपने एटॉमिक मॉडल में, यानी कि अगर आप ऐसे समझे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो जो कमियां थी उन सारे कमियों को दूर कर दिया किसने? बोर्स मॉडल ने। मैंने जब आपको रदरफोर्ड भी पढ़ाया था और डिमेरिट्स पढ़ाया था उनके बारे उनके थ्योरी का, उस समय भी कहा था आपको कि उनके थ्योरी में जो भी डिमेरिट्स रह गया है उसको बोर्स साहब दूर करेंगे। तो आ गए बोर्स साहब आपके सामने और उन्होंने जो दूर किया है उनके प्रॉब्लम को बोर्स रदरफोर्ड थ्योरी के, उसी को हम लोग यहाँ पे एज अ पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बोर्स साहब ने क्या क्या पेश किया अपना थ्योरी में, क्या क्या बातें कही वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, नील्स बोर इन 1913 प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहले आपको पढ़ा रखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। ठीक है, तो क्या क्या है मेन पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, इसे एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको बता दूं बच्चों, जो भी मैं कहूंगी कि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको मिलेंगे, फटाक से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डिफरेंट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के अराउंड, घूमता रहता है एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में, एक सर्टेन डिफरेंट सर्कुलर पाथ में, जिसे ही ऑर्बिट का नाम दिया किन्होंने? बोर्स साहब ने। बोर्स ने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक डिफरेंट सर्कुलर पाथ पर घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ से जन्म हुआ वर्ड ऑर्बिट का। ठीक है, दूसरा उन्होंने फिर क्या कहा कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जी एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल एंड एनर्जी सेल्स, दीज आर नंबर्ड एज 1, 2, 3 और KLMN। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक ऑर्बिट जो है, यहाँ कहा गया कि एक डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसे ऑर्बिट कहते हैं। फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिट जो है आपका, हर एक ऑर्बिट को जो है अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, हर एक का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, इसीलिए उसे आप एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सबका एनर्जी एक समान नहीं होता है, सबका अलग अलग एनर्जी होता है और अलग अलग नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, उसी तरह से KLMN से भी क्या किया जाता है, सबसे अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं, सबसे इनर वाले से स्टार्ट करते हैं। कभी भी गलती से बाहर से भीतर नहीं आइएगा, भीतर से बाहर की ओर जाते हैं, यानी कि इन से आउट होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, KLM। ओके, ऐसे होता है। तो ये हो गया उनका सेकंड नंबर पोस्टुलेट। Postulate number 3, as long as electron moving in an orbit, it neither absorbs nor radiates any energy. These orbits are known as stationary energy level, और उसे KLMN से शो करते, जो कि ऊपर भी आपको बताया गया। तो इन्होंने कहा, बोर्स साहब ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तब तक इलेक्ट्रॉन न रेडिएट करेगा एनर्जी न एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। समझ गए? यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपना घर बदलना होगा, तभी या तो रेडिएशन होगा या तो एब्जॉर्प्शन होगा। अब किस कंडीशन में क्या होगा वो आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर पे है, व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स ऑर्बिट देन इट्स रेडिएट्स एंड एब्जॉर्ब एनर्जी एज फॉलोज। पहला नंबर आउटर टू इनर। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट बदले, कैसे? आउटर से इनर जाए, आउटर से इनर यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाए, हाई से लो। आउटर का हाई होता है एनर्जी इनर से। ठीक है, आउटर से इनर की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा, चूंकि हाई से लो की ओर जा रहा है, देखिए समझिए इसे, हाई एनर्जी से कहा जा रहे हैं आप? लो एनर्जी। तो लो एनर्जी में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? इमिशन करना होगा, इमिट करना होगा, तभी ना आपका एनर्जी कम होगा और आप लो एनर्जी लेवल पे जाएंगे। बात समझ गए? कुछ भी रटने का जरूरत नहीं होता है बच्चों, समझिएगा इसे।
आउटर टू इनर, तो मैंने कहा कि आउटर, जैसे जैसे आप बाहर जाओगे ना वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। तो आउटर से इनर आना है, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में जाना है। तो हाई से लो में आने के लिए पहले अपना एनर्जी कम करना होगा, लेवल कम करना होगा, देन आप आएंगे लो एनर्जी में। तो जो एनर्जी कम करेंगे ना आप, वही कहलाएगा यहाँ पे क्या, रेडिएशन या इमिटेड एनर्जी। ठीक है, बात आगे समझिए। जस्ट उसी तरह से इनर टू आउटर आइएगा। अब इनर टू आउटर जाना है, लो से हाई जाना है, लो से हाई जाना है, लो से हाई। तो ऑब्वियस है हमें एनर्जी की नीड होगी। हम कैसे जाएंगे भैया बिना एनर्जी के लो से हाई में? एनर्जी ताकत ही नहीं है तो कैसे जाएंगे चल के यहाँ तक? तो इसलिए इसको ताकत देना पड़ेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। बात आगे समझ में? ओहो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया था। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि क्या है, लो से मतलब इनर से आउटर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। क्यों एब्जॉर्ब करेगा ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये हो गया 4th नंबर पोस्टुलेट्स, 5th नंबर पोस्टुलेट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट्स। ध्यान दीजिए, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। इन्होंने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे ये रूल्स दिए हैं सारे। तो जो प्लांक साहब का यही कहना है कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। प्लांक्स का थ्योरी क्या है कि एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटोन या क्वांटा, उस वो होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर आपके बोर्ड साहब ने क्या कहा कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटा E इक्वल्स टू एच न्यू। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ रखा है E प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यही फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट को आप हटाते हैं तो प्लांक्स कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और हो जाता है E इक्वल्स टू एच न्यू, जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फिर क्या होता है, C बाई लैम्डा, जहां C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये सारी बातें आपको कहाँ पढ़ाई गई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहां मैंने रिलेशन पढ़ाया है ना आपको, जिसमें मतलब वेव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाया है आपको, वहां पे सारा कुछ पढ़ाया है। फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वेव नंबर्स क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, सारा कुछ पढ़ाया है। तो लिंक सारे बच्चे सारा कुछ मिल जाएगा बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक ही बार जाइए देखिए, 11th का पूरा कोर्स आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने सारी वीडियोस देखी और सारे को नोट डाउन कर लिया तो 100% नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए C क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू आपको याद हो जाना चाहिए आज से ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आप 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, 2 जीरो बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दो जीरो से, यानी 100 से। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, बस उसी के कारण क्या हुआ, वो हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब नोट करके देख लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, तो चेंज इन एनर्जी होता है ना। आपको क्या कहा गया कि एक से दूसरे में जाएगा तो या तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा या तो इमिट होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि इनर से आउटर जा रहा है या आउटर से इनर जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग कि मतलब किसी एक का अगर E2 है एनर्जी लेवल और दूसरे का E1, तो चेंज इन एनर्जी निकालेंगे। जब दो ऑर्बिट का कंपेयर करेंगे तो चेंज निकालेंगे। तो चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी है। तो देखिए चेंज इन एनर्जी के जगह E2 माइनस E1 लिखा, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, ये है ना, एनर्जी इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा। तो यहाँ भी तो लिखा जा सकता है, ये तो चेंज इन एनर्जी यानी एनर्जी ही ना है। तो ये हो गया E2 माइनस E1। ये इतना क्यों बता रही हूँ आपको बच्चों, न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपके सामने आता है तो आपको छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। जैसे आपने सिर्फ रट लिया ये कि एनर्जी इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा, और मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, जब आगे पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें चेंज इन एनर्जी की बात कर देगा। तो चेंज इन एनर्जी के साथ आपको पता होना चाहिए ना कि चेंज इन एनर्जी हो या फिर एनर्जी हो, रिलेशन वही होता है HC बाई लैम्डा। बात आई समझ में? क्यों इतना बोला जाता है? आप लोग बच्चों को लगता है कि एक ही चीज क्यों बार बार बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि आप में से सारे बच्चे समझ पाए। टोटल बच्चे सबका अपना अपना सुनने का है, अपने समझने का है, तो सारे बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए सारे बच्चे समझें इस चीज को। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ मेंशन किया है कि चेंज इन एनर्जी बराबर भी यही होता है, घबराए नहीं आप लोग।
तो यहाँ पे पोस्टुलेट्स नंबर 5 कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पोस्टुलेट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे एक तो न्यूमेरिकल बनता है हमारा, और साथ ही साथ जो आप लोग रेडियस बनाएंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान रखिएगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड और फिक्स्ड बोल सकते हैं आप, एंड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एकदम याद कर लेना है बच्चों कि क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, मतलब एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट की बात करें, nth ऑर्बिट की हम लोग यहाँ पे nth ऑर्बिट के लिए पढ़ेंगे, तो nh/2π हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, n के जगह क्या रख देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, n बराबर 1, तो h/2π। सेकेंड ऑर्बिट यानी n बराबर 2, तो हो गया 2h/2π। यहाँ पे 2 काट देंगे आप, तो क्या बच गया आपके पास, h/π। और एकदम बता रही हूँ आपको कि एक दो बारी ऐसा मतलब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव MCQs में आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज, 4 ऑप्शन दे रखा होता है, उसमें से h/π भी दिया रहता है। तो अगर आपको पता होगा कि h/π कैसे हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h/π हो गया, तो वही आप बना पाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है आपको कि इसको एकदम ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू nh/2π, जहाँ n क्या है, ऑर्बिट संख्या। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम के लिए mvr होता है। ठीक है, mvr, तो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस है, m क्या है, मास है। ठीक है, तो ये एंगुलर, ये mvr किसको शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम को। तो mvr इक्वल्स टू nh/2π। ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जैसे देखिए आपको बता दूं कि लीनियर मोमेंटम कैसा होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं m इंटू भी होता है ना, m इंटू भी। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर, देखिए समझिएगा, एंगुलर मोमेंटम ये हो गया। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू I ओमेगा, जहाँ I जो होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, तो वो एक अलग चीज है जो फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, जिसका वैल्यू v/r होता है। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v/r, और I इक्वल्स टू हो जाता है आपका, I इक्वल्स टू mr²। तो यही जब I ओमेगा करते हैं आप, I ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, I के जगह पे लिखेंगे mr² इंटू ओमेगा के जगह लिखेंगे v/r। तो r से r कैंसिल हुआ, समझ गए आप कैसे आया, mvr। तो आपकी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए सिर्फ बता दिया कि ये mvr कैसे आया। हालांकि आपको सिर्फ इसको याद करना है कि mvr इक्वल्स टू nh/2π, एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2π। क्लियर? अगर आपको होता है मन में कि हाँ कैसे आया, उसके लिए ये बता दिया, आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। वेयर h इक्वल्स टू क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट का बस आज से आपको एकदम जुबान पे आपके होना चाहिए ये सब चीज कि कैसे होता है। ठीक है, यानी 6.626 10⁻⁻34 जूल ये पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि 1 2 3 सो ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होकर सो ऑन तक जाएगा। और 7th नंबर पे पोस्टुलेट्स है इनका कि व्हेन एनर्जी इज इमिटेड इमिशन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, जो आपको आगे पढ़ना है एज ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं बच्चों, और आपको ऐसे पढ़ाऊंगी मैं ये ना कि एकदम एक बारी जब मैं पढ़ाऊंगी उसी समय आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पोस्टुलेट्स नंबर 7 हुआ, व्हेन एनर्जी इज इमिटेड इमिशन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो पोस्टुलेट्स यहाँ कंप्लीट हुआ। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आएगा तो टोटल लिखना है। कभी कभी होता है कि राइट डाउन 2 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, तो बोर्स मॉडल का 2 पोस्टुलेट्स लिखेगा, तो एंगुलर मोमेंटम वाला जरूर लिखेगा और एनर्जी वाला जरूर लिखेगा। क्लियर?
ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, और आपको आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी करवाऊंगी आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो अभी पहले आप पढ़ाई कीजिए पूरी तरह से, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा यहाँ पे मैंने आपके लिए लिया है कि विच एनर्जी लेवल कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी बट नॉट इमिट एनर्जी। तो ऑप्शन है 2s, 3s, 1s, 3d। सोच के थोड़ा सा जवाब देना है आपको, और क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए हम लोग लाइव है नहीं अभी यहाँ पे, इसलिए आप आंसर लिखोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ आपको। विच एनर्जी लेवल कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी। देखिए इमिशन के लिए चाहिए क्या, इमिश आपका जैसे एक न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट मान लिया है, दूसरा ऑर्बिट होगा तभी तो इमिशन होगा, कि आप आउटर से इनर में आओगे तो एनर्जी इमिट करेगा, आउटर से इनर की ओर आओगे तो इमिट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2s अगर होता है तो हो सकता है ये काम, इसलिए क्योंकि 2s के पहले 1s रहेगा, तो 2s से 1s में तो आ सकता है ना, 2s से 1s में आ सकता है, 2s से 1s में आ सकता है, तो इमिशन पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी बात 3s, तो 3s में भी इमिशन पॉसिबल है। 3d, तो इसके पहले तो बहुत सारा ऑर्बिट है, 3d के जस्ट पहले 3p होगा, 3s होगा, 2s, 2p सब रहेगा ना, तो सब में हो सकता है। मात्र यहाँ देखिए 1s एकलौता है जो कि न्यूक्लियस से सटा हुआ रहता है बेचारा अकेला 1s, तो ये अगर अकेला है तो कहाँ कैसे इमिट करेगा, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होता है, 1s एनर्जी लेवल में ये नहीं होता है, ठीक है। विच एनर्जी लेवल कैन ओनली एब्जॉर्ब एनर्जी बट नॉट इमिट एनर्जी, तो इसका आंसर हुआ 1s, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया कैसे किया हम लोगों ने। अब देखिए यहीं पे आपको चूंकि पोस्टुलेट्स पढ़ा दिया है बोर्ड्स का, तो बोर्ड्स के लिमिटेशंस भी हैं, बोर्ड्स के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और अचीवमेंट क्या है बोर्ड्स का वो भी यहीं पे इकट्ठे देख लेते हैं, ताकि एक जगह पे बोर्ड्स मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अचीवमेंट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल क्या है। बोर्ड्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, क्योंकि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने माना था कि स्पाइरल है और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस में, जिसके कारण एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ऑर्बिट अलग अलग सर्कुलर पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करता रहता है और कोई एनर्जी लॉस गेन नहीं होता है तब तक जब तक कि इलेक्ट्रॉन जंप या मतलब जंप नहीं करे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। क्लियर। तो इसलिए ये पहला हो गया सबसे इम्पोर्टेंट इनका, कि इन्होंने क्या कहा भैया कि बोर्ड्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूक्लियस में अपना प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन अपना बाहर ऑर्बिट में घूमता है, अलग अलग ऑर्बिट है। यानी इन्होंने ये कह दिया कि ऐसा ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, डिफिनिट एनर्जी लेवल का अलग अलग सर्कुलर पाथ है। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या है, बोर्ड्स थ्योरी हैज हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यानी वैसा एटम जो एच एटम तो है ही, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वैसे कोई भी स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी आयंस बनाते हैं आप, हीलियम प्लस बना दीजिए, है ना, उसके बाद लिथियम 2+ बना दीजिए, तो सबके पास क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको बताएगा, लेकिन कैसे स्पीसीज का बताएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का, हाइड्रोजन एटम का और उसके जैसे ही स्पीसीज का, यानी जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो वैसे आयंस का बताएगा। ठीक है, एक चीज हो गया अचीवमेंट। दूसरी बात, इसी अचीवमेंट में छिपा है इनका लिमिटेशंस भी। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही एच एटम वाले का बता पाएंगे, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन वाले का, 2 इलेक्ट्रॉन जैसा ही आएगा, काम खत्म। तो यही यहाँ से एक लिमिटेशंस में निकल कर सामने आएगा, नीचे जब बताऊंगी। थर्ड नंबर है, बोर्स थ्योरी हैज एक्सप्लेन्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम। ये भी एक अचीवमेंट है कि भैया बोर्स थ्योरी ने ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब आपका आउटर से इनर आएगा तो इमिशन होगा और स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म होता है। वो क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइन, कैसे दिखता है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वो सारा स्पेक्ट्रम में पढ़ाऊंगी आपको। बढ़िया से पढ़िएगा मन से, ठीक है, आपको 100% श्योर है कि समझ जाएंगे आप एक बारी में। अब आइए लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशंस नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। बात समझ में आ गई आपको? यही बात आपसे कहा मैंने कि ये जो थ्योरी है ये एक ही इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस पे काम करेगा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा। यहाँ लिमिटेशंस हो गया, आपको अचीवमेंट में से ही एक लिमिटेशंस निकल कर आ गया।
सेकेंड देखिए, बोर्स थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। बोर्स ने स्पेक्ट्रम तो बता दिया बट एक फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बताया था बोर्स साहब ने। इसके लिए क्या हुआ है, अलग अलग केमिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग पढ़ाई करी स्पेक्ट्रल सीरीज की, और उन्हीं के नाम पर अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज आप पढ़ेंगे, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्टन, फून, ये सारे अलग अलग केमिस्ट हैं, उन्होंने अपना अलग अलग स्टडी किया। तो उन्होंने अपनी स्टडी अलग अलग करी और एक अलग अलग व्याख्या दिया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन बोर्स साहब इसको करने में फेल हुए। उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन की बात तो कर दी बट स्ट्रक्चर बताने में असफल रहे। नेक्स्ट है, बोर्स थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड। यानी कि आपके जो हमारे बोर्स साहब हैं, उन्होंने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करने में फेल रहे कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि उन्होंने ओवरलैपिंग की बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और वो केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, ये उनके समझ में नहीं था। तो उन्होंने ये बात नहीं की कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन का बात बोर्स साहब से नहीं निकल कर आया, जो कि आगे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि क्या होता है, एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, कोई गेन करता है और बॉन्डिंग हो जाता है, या शेयरिंग करता है तो बॉन्डिंग हो जाता है। ये बात इन्होंने नहीं कही। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखिए, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन जीमेन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जो थ्योरी है वो जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। अब ये जीमेन और स्टार्क हैं कौन भैया, देख लीजिए। स्टार्क इफेक्ट क्या है, द स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन बना उसका स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होने को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे ऐसे बना और यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो इसका स्प्लिटिंग होना है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है कौन, बोर्स साहब का थ्योरी। उसी तरह से जीमेन इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म हुआ, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, तो उसके बाद ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करेगा, उसको भी व्याख्या नहीं कर पाते हैं कौन, बोर्स साहब। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जीमेन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बात आगे समझ में आपके। तो जीमेन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बोर्स साहब, ठीक है। सिर्फ उन्होंने ये कह दिया कि स्पेक्ट्रल लाइन बनता है। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लिमिटेशंस देखिए क्या है। दिस थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप कहोगे कि ये तो आपने पढ़ाया नहीं है मैम। तो देखिए यहाँ पे चूंकि लिमिटेशंस था बच्चे, तो मैंने लिमिटेशंस, ये भी एक लिमिटेशंस है इनका, इसलिए यहाँ पे बता दिया आपको। लेकिन ये थ्योरी पढ़ना है आगे चल के, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, स्टार मार्क के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी के साथ भी कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं बोर्स साहब। यानी कि इस थ्योरी में जो आप पढ़ेंगे, मतलब बताया जाएगा आपको कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि एक साथ में कोई भी दो चीज का जानकारी आप एग्जैक्ट नहीं लगा सकते। यानी अगर पोजीशन आपने पता एग्जैक्टली लगाया तो नेचुरली उसका वेलोसिटी अलग हो जाएगा। मतलब दो, इनका कहना यही है, बस पढ़ाऊंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, अगर दो क्वांटिटी है, दो कोई भी यूनिट आपने लिया हुआ है, उसमें से किसी एक को ही परफेक्टली आप पता कर सकते हैं, सर्टेन पता कर सकते हैं, दूसरा जरूर अनसर्टेन ही होगा। तो देखेंगे उसे। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन रखता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने पढ़ लिया बोर्स साहब के पोस्टुलेट्स को, उनके अचीवमेंट को, उन्होंने क्या अचीव किया, और उनके लिमिटेशंस को भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोर्स का पूरा जितना भी था थ्योरी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आपको चूंकि अचीवमेंट में मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये सब बताया उन्होंने अचीव किया इस चीज को। तो उन्होंने कैसे अचीव किया, उसका वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालेंगे, कैसे उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल आपको भर के बताऊंगी बच्चों, डोंट वरी। बस अभी मैं वेट कर रही हूँ कि एक लेवल तक आपको पढ़ा दूं, इतना फॉर्मूलाज आपको बता दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ताकि आप न्यूमेरिकल में मतलब एक रिलैक्सेशन के साथ, रिलैक्स होके ईज के साथ न्यूमेरिकल बनाए मेरे साथ। ओके, तो इसलिए बस वहां तक पहुंचने दीजिए, उसका न्यूमेरिकल क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपको अच्छा लगता हो मुझसे पढ़ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि मैम बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। जो भी आपको एवरेज है, जो भी आपको लगे वो लिखिए, ताकि और इम्प्रूवमेंट की नीड हो तो मैं इम्प्रूव करूंगी उस चीज को। और अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक बहुत सारा कीजिएगा बच्चों, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए एज यूजुअल विथ बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिले और आप उसे देख सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।